इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट यूनिट टेस्ट का कंप्लीट क्वेश्चन पेपर है। इस क्वेश्चन पेपर में पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करके जो क्वेश्चन बार बार रिपीट आ रहे हैं उन क्वेश्चंस को हमने इंक्लूड किया है। अगर ये क्वेश्चन पेपर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपके फर्स्ट यूनिट टेस्ट के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन इसी पेपर से मिलने के चांसेस है। तो अच्छे से प्रैक्टिस करना है। हमने हर एक क्वेश्चन का आंसर इतना सिंप्लीफाई वर्जन में आपके साथ में एक्सप्लेनेशन किया है। जिस वीडियो को आप देख रहे हो उस वीडियो के नीचे मोर पे क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा महाराष्ट्र बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए हर एग्जामिनेशंस के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस पेपर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर ही टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है जहाँ पे आने वाले हर एक इंपॉर्टेंट वीडियो के बारे में हम वहाँ पे शेयर करते हैं और वहाँ पे आपको हम चैप्टर वाइज नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं सो दैट आपकी पढ़ाई काफी आसानी से हो सके। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ। अब होगा इतिहास का महासंग्राम, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट यूनिट टेस्ट का पूरा क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करने वाले इस वीडियो के अंदर। उसके पहले आपको इंडेक्स के बारे में समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस चैप्टर के अंदर, इस क्वेश्चन पेपर के अंदर हम कौन से चैप्टर्स कवर करेंगे वो पहले समझ लेते हैं। मैं दोस्तों आपको एक बात बता रहा हूं, इस वीडियो के बाद आपका हिस्ट्री का जो भी प्रॉब्लम है सारा कंप्लीट हो जाएगा और फर्स्ट यूनिट टेस्ट में आप बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले। मैक्सिमम क्वेश्चन इस वीडियो से आएंगे। पेपर एग्जाम होने के बाद मैं आपको पेपर को एनालिसिस करके बता दूंगा। बट देखो, जो यूनिट टेस्ट के क्वेश्चंस पेपर होते हैं वो स्कूल बनाते हैं, मैटर करता है, स्कूल टू स्कूल क्वेश्चंस वेरी कर सकते हैं। बट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है हर स्कूल वाले अपने पेपर में डालते हैं और इस वीडियो के अंदर, इस क्वेश्चन पेपर के अंदर वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कवर हो जाए। तो सुनो, अगर हम बात करेंगे अप्लाइड हिस्ट्री के चैप्टर्स के बारे में तो चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 सबके यूनिट टेस्ट में आएगा और पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर नंबर 1 सबके यूनिट टेस्ट में आएगा। बट इस वीडियो के अंदर एक्स्ट्रा हमने चैप्टर नंबर 3 और यहाँ का चैप्टर नंबर 2 ऐड किया है। कुछ स्टूडेंट्स के स्कूलों में चैप्टर 3 और चैप्टर 2 भी ऐड होता है। तो मैंने हर क्वेश्चन के आगे डोंट वरी आपके लिए चैप्टर नंबर लिख के रखा है सो दैट अगर आपको चैप्टर नंबर 3 नहीं आ रहा है तो फिलहाल आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन बाद में इस वीडियो को देखना जरूरी है क्योंकि हमारा चैप्टर 1 2 3 पूरा का पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा हिस्ट्री का एंड पॉलिटिकल साइंस का 1 2 यहाँ पे हो जाएगा। ओके, शुरू करते हैं। नेशनल आर्कीव्स ऑफ इंडिया इज इन डैश। इंडिया का आर्कीव्स कहाँ है? नेशनल आर्कीव। पहले आर्कीव का मतलब तो समझो। आर्कीव्स का मतलब ऐसी जगह यहाँ पे इतिहास के बारे में जितने भी प्रूफ है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वहां पे संभाल के रखे जाते हैं। और वो कहाँ मौजूद है? न्यू दिल्ली में। आर्कीव्स हमें इतिहास को बारे में समझने में मदद करता है क्योंकि वहां पे जो भी डॉक्यूमेंट, जो भी प्रूफ वहां पे रखे गए हैं वो सारे के सारे ओरिजिनल है। तो ओरिजिनल से हम इतिहास के बारे में ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। व्यास रोट द बुक एंटाइटल आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। किसने आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज की बुक लिखी? लिखने वाला महान आदमी, व्यक्तित्व कौन था? वो है हमारे माइकल फोकाल्ट। कौन है? माइकल फोकाल्ट। इन्होंने कहा आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज में कि भैया इतिहास को डेट के हिसाब से मत पढ़ो कि इस तारीख को ये हुआ था, उस तारीख को ये हुआ था, ऐसे ना पढ़ो इतिहास को। इतिहास को पढ़ना है तो ट्रांजिशन को समझो, बदलाव को समझो, समय के साथ बदलाव जो आए उनके पीछे के कारण को समझो, तब जाके आप कुछ नया सीख पाओगे। तो आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज किताब के लिखने वाले कौन थे? माइकल फोकाल्ट। कौन थे? माइकल फोकाल्ट। इस बारे में ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं हम सेकंड वाले टॉपिक के ऊपर, वो है आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर। ये चैप्टर नंबर 1 का सवाल है। हु वर द शूद्रास सबल्टन हिस्ट्री। शूद्रास के बारे में कौन से इतिहास में लिखा जाता है? देखो, इतिहास में अलग अलग ग्रुप में, समाज में देखो अलग अलग ग्रुप होते हैं। एक अमीर होता है, एक गरीब होता है, बराबर कि नहीं, राजा होता है। तो इनके इतिहास को क्या किया ना, अलग अलग तरीके से समझा गया, अलग अलग लोगों ने इनके इतिहास को पढ़ा गया। तो शूद्रास जो थे उनका इतिहास सबल्टन हिस्ट्री वाले पार्ट में लिखा जाता है जिसमें गरीबों के बारे में ज्यादा चर्चा की जाती है। सही बात है। स्त्री पुरुष तुलना फेमिनिस्ट राइटिंग में आता है। सही बात है, स्त्री पुरुष की तुलना होने लगी और वो कौन सा राइटिंग को माना जाता है? फेमिनिस्ट राइटिंग। इंडियन वे ऑफ इंडिपेंडेंस 1856, ये मार्क्सिस्ट हिस्ट्री का पार्ट नहीं है, ये नेशनल हिस्ट्री का पार्ट है। तो ये वाला रॉन्ग पेयर यहाँ पे होगा, तो इसको रॉन्ग पेयर बोलेंगे और इसको करेक्ट करके आपको एग्जाम में इस तरीके से लिखना है क्योंकि इंडिया का जो इंडिपेंडेंस था वो नेशनलिस्ट हिस्ट्री में आता था। वो देश की आजादी के बारे में बात करता है, देश के प्रति प्रेम के बारे में बात करता है। मार्क्सिस्ट हिस्ट्री जो है वो क्लास के बारे में बात करती है, वो अमीर और गरीब के बारे में बात करती है और अमीर और गरीब के डिफरेंस के बीच में बात करती है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट एनी वन। सबल्टन हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन, ये चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन। सबल्टन हिस्ट्री को समझते हैं। सबल्टन हिस्ट्री का क्या है? सुनो, सबल्टन हिस्ट्री मतलब सबल्टन हिस्ट्री फोकस ऑन
ऑफ द मार्जिनलाइज्ड एंड ऑप्रेस्ड कम्युनिटी। सबल्टन हिस्ट्री जो समाज में ऑप्रेस्ड लोग हैं, दबे हुए लोग हैं, जिनको समय के साथ में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिले, जिनको राइट्स नहीं मिले, उनके बारे में सबल्टन हिस्ट्री बात करती। तो सबल्टन हिस्ट्री के इतिहास, सबल्टन हिस्ट्री मतलब उन लोगों का इतिहास जो समाज में पहले से क्या हुए हैं, दबे हुए लोग हैं, ऑप्रेस्ड लोग हैं, मार्जिनलाइज नीचे वाले तबके के लोग जिनको माना जाता, उनके बारे में बात करती है। दिस कॉन्सेप्ट इज लिंक बाय द मार्क्सिस्ट हिस्ट्री, और ये कॉन्सेप्ट डायरेक्ट किससे कनेक्ट किया जाता है, मार्क्सिस्ट हिस्ट्री। जो मार्क्सिस्ट हिस्ट्री किसके बारे में बात करती है, क्लास के बारे में, अमीर और गरीब के बीच के डिफरेंस के बारे में बात करती है। तो ये कॉन्सेप्ट वहां से लिया गया, विच हाईलाइट्स द स्ट्रगल ऑफ पुअर एंड वर्किंग क्लास पीपल। तो यहाँ पे जो मार्क्सिस्ट हिस्ट्री है, गरीब का और मिडिल क्लास पीपल, वर्किंग क्लास पीपल के बारे में बात करती थी, वहीं से ये सबल्टन हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट लिया गया। The Antonio Gramsci and Italian historians believe history should be written from the perspective of the common people. एंटोनियो ग्रैम्सी का कहना था कि हिस्ट्री को लिखते समय हमेशा कॉमन पीपल के हिसाब से सोच के लिखनी चाहिए, स्पेशली वन एट द बॉटम ऑफ अ सोसाइटी। उनके बारे में समझना ज्यादा जरूरी है, जो सोसाइटी के नीचे हिस्से के लोग हैं, नीचे तबके के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके बारे में सोच के इतिहास को लिखना चाहिए। चौथा पॉइंट हमारा क्या कहता है, इन इंडिया Ranjit Guha played a major role in making subaltern history an important academic subject. रंजीत गुहा के वजह से सबल्टन हिस्ट्री जो इंडिया में एकेडमिक मतलब स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती, इसके वजह से पढ़ाने शुरू हुई, इंपॉर्टेंट एकेडमिक सब्जेक्ट बनाया गया सबल्टन हिस्ट्री। और उसके बाद है महात्मा फुले, बाबा साहब आम्बेडकर एक्सप्रेस सिमिलर आइडियाज, ये भी सेम तरह के आइडियाज को एक्सप्रेस करते हैं इन दियर राइटिंग, वो अपने राइटिंग में फोकसिंग ऑन द राइट्स एंड द स्ट्रगल ऑफ द डिप्राइव्ड क्लासेस। तो ज्योतिबा फूले, बाबा साहेब आम्बेडकर, इनकी जो राइटिंग है ये भी समाज के जो ऑप्रेस्ड क्लास है उनके बारे में बात करते, ठीक है। तो ये सबल्टन हिस्ट्री के बारे में हुआ। तो सबल्टन हिस्ट्री बहुत इजी था, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना हो। आर्काइव्स का मतलब क्या, आर्काइव्स इज द प्लेस वेयर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स आर केप्ट एंड प्रिजर्व। ये एक वो जगह है जहाँ पे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट को रखा जाता है संभाल के। ओल्ड डॉक्यूमेंट्स, ऑफिशियल रिकॉर्ड, फिल्म, ट्रीटीज आर स्टोर इन द आर्काइव्स। आर्काइव्स के अंदर पुराने डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स मतलब भाई ये जमीन तेरे नाम की थी या मेरे नाम की थी, या देश ने कब आजादी पाई, वो सब वहां पे लिखे जाते हैं। पिक्चर्स, फिल्म, जो आजादी के समय में के जो वीडियोज है वगैरह वो वहां पे संभाल के रखे जाते हैं। ट्रीटीज, ट्रीटीज मतलब समझौता, वहां पे रखा जाता है। आर्किव्स प्रोवाइड एक्सेस टू द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। आर्किव्स के मदद से हमें आज के समय में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके मदद से हम हिस्ट्री को अच्छे से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। डायलेक्टिक्स क्या होता है, चलो डायलेक्टिक्स को अच्छे से समझते हैं। डायलेक्टिक्स का मतलब क्या है यहाँ पे, कि मान लो ये मैं हूं और ये मेरा दोस्त है और मुझे पसंद है डेरी मिल्क, मुझे क्या पसंद है, डेरी मिल्क, और इसको पसंद है किटकैट। तो हमने कहा कि मैं डेरी मिल्क ले लेता हूँ, तू भी डेरी मिल्क ले। इसने कहा मैं किटकैट लूंगा, तू भी किटकैट ले ले। तो हमने बाद में क्या सोचा, दोनों का झगड़ा हुआ और बाद में फाइनल डिसीजन ये लिया कि मैं एक डेरी मिल्क लेता हूँ, तू एक किटकैट ले, आधी किटकैट मेरे को दे दे, तू आधी डेरी मिल्क खा ले। तो इससे क्या हो गया कि मैंने अपना एक आइडिया रखा, इसने अपना आइडिया रखा, दोनों आइडिया पे झगड़ा हुआ और फाइनल एक नया आइडिया बना जहाँ पे हमने आधा आधा करने का सोचा और इसमें दोनों का फायदा हुआ, डेरी मिल्क और किटकैट दोनों का टेस्ट हमें करने में। तो यहाँ पे डायलेक्टिक्स कुछ इसी तरीके का है। इसमें क्या होता है, अंडरस्टैंड द ट्रूथ नेचर ऑफ द इवेंट। अगर किसी भी इवेंट का आपको सच्चाई समझना है, वी नीड टू नो द अपोजिट। तो अगर उस इवेंट की अपोजिट बात भी आपको पता होनी चाहिए, रॉन्ग साइड भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि ट्रू है तो उसका फॉल्स पता होना चाहिए, गुड है तो उसका बैड पता होना। अंडरस्टैंड। जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल एंड जर्मन फिलोसोफर, इन दोनों ने, जर्मन फिलोसोफर्स, इन लोगों ने मिलकर इंट्रोड्यूस किया, क्या इंट्रोड्यूस किया, मेथड टू एनालाइज द हिस्ट्री। हिस्ट्री को समझने का एक मेथड एनालाइज किया, हिस्ट्री को एनालाइज करने का एक मेथड इंट्रोड्यूस किया, ऐसा बोलना चाहिए ना। हिस्ट्री को समझने का एक मेथड इंट्रोड्यूस किया। वो मेथड क्या है, इट स्टार्ट विद द थीसिस। ये मेथड कहती है शुरुआत इसकी होती है कहां से, थीसिस से होती है। थीसिस मतलब किसी ने अपना आइडिया प्रपोज किया, देखो भाई मेरे को ये आइडिया आया, देखो सुनो इसको, ठीक है। अब कुछ लोगों ने एंटीथीसिस दिया, मतलब उस आइडिया का अपोजिट आइडिया दिया। भाई तू सोच रहा है उसका विरुद्ध ये भी तो हो सकता है ना भाई, बराबर कि नहीं। तुझे चॉकलेट, तुझे डेयरी मिल्क पसंद है, मुझे तो किटकैट पसंद हो सकती है ना, तू अपनी डेयरी मिल्क मेरे पे क्यों थोप रहा है। आफ्टर द लॉजिकल डिस्कशन, अब इन दोनों में क्या हुआ, डिस्कशन हुआ।
भाई देख, डेरी मिल्क किटकैट, डेरी मिल्क किटकैट डिस्कशन हुआ बहुत जोरदार, वो दोनों के बीच न्यू थ्योरी कॉल्ड सिंथेसिस, एक नई थ्योरी बनी कि भाई तू एक डेरी मिल्क खरीद, मैं एक डेरी मिल्क खरीदू, आगे दिखा लेते, तो एक नई थ्योरी बनी जिसको हम कहेंगे सिंथेसिस, इज क्रिएटेड एंड कंबाइनिंग एलिमेंट ऑफ बोथ थीसिस एंड द एंटीथीसिस। तो जो नई थ्योरी बनी वो सिंथेसिस जिसको हम कहते हैं, वो थीसिस और एंटीथीसिस का कंबाइनिंग एलिमेंट होता है। दिस मेथड ऑफ अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री थ्रू द अपोजिट्स के मदद से हिस्ट्री को समझने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, डायलेक्टिक्स। बात समझ में आ गया? अच्छे से डायलेक्टिक्स समझा कि नहीं समझा कमेंट करके बता। नेक्स्ट है दो क्वेश्चन हमारे पास, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Foucault called his method the archaeology of knowledge, और पहला है Buckers is an important theory of document। सुनो, Buckers is the important types of history document क्यों कहा जाता है? बकर्स एक ऐसा संग्रह है इतिहास में का जिसमें हम क्या क्या देखते हैं, जिसमें कॉइन्स के बारे में लिखा गया है, इंस्क्रिप्शंस के बारे में लिखा गया है, ट्रैवल लॉग्स के बारे में लिखा गया है। ट्रैवल लॉग्स मतलब जब लोग बाहर घूमने जाते थे तो लिखते थे कहाँ गए थे, कब गए थे, क्या खाया था, क्या पिया था, वहां के लोग कैसे थे, वो इतिहास को समझने में मदद करता है। तो बेकर्स इज द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री जिसमें कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, ट्रैवल लॉग्स के बारे में होता है। दे कंटेन स्टोरीज ऑफ हीरोज, उसके अंदर हीरोज की स्टोरीज, हिस्टोरिक इवेंट्स, ग्रेट मैन और बैटल्स के बारे में लिखा जाता है। बेकर्स आल्सो गिव्स अस द व्यू ऑफ सोसाइटी, रिलीजियस, इकोनॉमिक्स एट दैट टाइम। उस समय का सोसाइटी कैसे, उस समय के लोग धर्म को मानते थे, उस समय इकोनॉमिक, पैसा कैसे चलता था, पैसे का व्यवहार कैसे होता था। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेकर्स। बेकर्स के प्रकार अलग अलग होते हैं, जैसे कि बायोग्राफी ऑफ किंग्स, में बायोग्राफी होती है। डायनेस्टिक, डायनेस्टिक राजाओं का राजा, राजाओं के राजा चलते जाता ना, एक अपना एक बोलते ना एक फैमिली का राज घराना चलता में होता है। इवेंट्स के बारे में होता है, ऑटोबायोग्राफी के बारे में होता है, माइथोलॉजी मतलब भगवान वगैरह के बारे में होता है, मतलब वहाँ की सरकार कैसे काम करती है के बारे में होता है। वेल नोन मराठी बेकर्स, सभासद बेकर बाय द कृष्णाजी अनंत सभासद, ये मराठी के फेमस बेकर है, उन्होंने लिखी हुई बेकर फेमस है, उसका नाम है सभासद बेकर। फिर है भाऊ साहेब गांधी बेकर एंड पानीपच्ची बेकर, जिसमें पानीपत के बारे में बेकर, फेमस बेकर के नाम भी आपको याद रखना है। माइकल फोकाल्ट, हिज मेथड द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया क्वेश्चन, क्वेश्चन यहाँ पे है, फोकाल्ट कॉल्ड हिज मेथड आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। फोकाल्ट अपने मेथड को आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज क्यों कहते थे, देखो सुनो। माइकल फोकाल्ट जो थे वो क्रिटिसाइज करते थे, क्रिटिसाइज मतलब गलत कहते थे, किसको गलत मानते थे, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ अरेंजिंग हिस्ट्री इवेंट इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कहते थे कि इतिहास को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ना बोरिंग है, बकवास है, कुछ सीखने नहीं मिलेगा। He believed that archaeology does not aim to find the ultimate historical truth। उनका मानना यह था, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज जो बुक है, उसका मानना था कि हमें अल्टीमेट ट्रूथ ढूंढने नहीं बैठना है कि एकदम सही क्या हुआ था, कितने कौन से किलो के वजन की तलवार अपने हाथ में ली थी, 50 किलो 10 किलो की थी, तो क्या लेना देना उसके हाथ में कौन, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें एग्जैक्ट प्रूफ चाहिए, इसकी जरूरत नहीं है हिस्ट्री, बट फोकसिंग द एक्सप्लेनिंग द ट्रांजिशन दैट हैपन इन द पास्ट। बट इतिहास में जो बदलाव आए थे, वो बदलाव क्यों आए थे, उनकी कारण क्या था, फोकस हमें। फोकाल्ट मेथड एम्फसाइज अंडरस्टैंडिंग द चेंजेस एंड शिफ्ट इन द हिस्ट्री, के अंदर के बदलाव और हिस्ट्री के अंदर जो शिफ्ट हो रहे हैं उसके ऊपर फोकस करने करते हैं, हमें जबरदस्त मानने के लिए कहते हैं। Therefore, his method is called the archaeology of knowledge। ये आपको, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एनी टू, भी दो करने 4 मार्क्स का है। पहला है व्हाट इज हिस्टोग्राफी, आई होप सो आप सभी ने ये आंसर किया होगा, मैं चाहता हूँ इसका आंसर आप कमेंट से, व्हाट इज द, सभी को याद हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज एसेंशियल स्टडी विद टेक, तो टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ के पढ़ना क्यों जरूरी है, चैप्टर नंबर 3 का ये सब क्यों पढ़ना जरूरी है, क्योंकि वन लर्न डिफरेंट स्टेजेस ऑफ देयर इवोल्यूशन स्टार्टिंग फ्रॉम मेकिंग स्टोन टू डेवलपिंग एडवांस एग्रीकल्चर टेक्निक। जब से इंसान में डेवलपमेंट आया है, बदलाव आया है, तब से उन्होंने पत्थरों के अलग अलग टूल्स बनाने के साथ साथ एग्रीकल्चर के लिए बड़ी बड़ी टेक्निक बना दी है।
Over a time, agriculture, commodity productions, architectures, engineering underwent significant changes. और समय के साथ इन सब फील्ड में बहुत बड़े लेवल पे क्या आए, बदलाव आए हैं, चेंजेस आए. टेक्नोलॉजी प्ले की रोल इन प्रोडक्शन एंड ब्रिंगिंग अबाउट द प्रोग्रेस. टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है प्रोडक्शन को बढ़ाने में और ब्रिंगिंग अबाउट प्रोग्रेस को आगे लेके जाने में बहुत मदद करती है. टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट ऑफ मैकेनाइजेशन एंड क्लोज रिलेशन बिटवीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज इम्पोर्टेंट टू स्टडी टेक्नोलॉजी. अगर आपको मैकेनाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ मैकेनाइजेशन, ऑटोमेशन जो आया, सब चीज ऑटोमेटिक होने लगी, क्लोज रिलेशन बिटवीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बीच का अगर आपको क्लोज रिलेशन को समझना है तो टेक्नोलॉजी ऑफ हिस्ट्री आपको पढ़ना, हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी आपको समझना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी का इतिहास क्या रहा है और कैसे प्रोग्रेस. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी. फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी क्या होती है? फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी मीन्स राइटिंग हिस्ट्री फ्रॉम द वुमेन्स पर्सपेक्टिव. फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी में हिस्ट्री को औरतों के पर्सपेक्टिव से लिखा जाने लगा. ये महिला क्या सोचती के बारे में, क्योंकि पहले के अंदर राजा महाराजा और मेल का डोमिनेंस ज्यादा था, यहाँ पे फीमेल के बारे में भी लिखना शुरू हुआ. ट्रेडिशनली हिस्ट्री वॉज रिटन फ्रॉम द मेल पर्सपेक्टिव विच ओवरशेडो द वुमेन्स एक्सपीरियंस. पुराने समय में हिस्ट्री को मेल पर्सपेक्टिव से लिखा जाता था. इसकी वजह से क्या होता था, जो वुमन का जो पर्सपेक्टिव था, एक औरत की जो सोच थी, उसको ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता, प्रॉब्लम आती थी. जैसे कि सिमोन डी एंड फ्रेंच स्कॉलर अर्ज हिस्टोरियंस टू रीथिंक दिस मेल डोमिनेंट व्यू एंड इंक्लूड वुमेन्स एक्सपीरियंस इन द. इन दोनों ने, फ्रेंच फिलोसोफर, इन लोगों ने क्या किया, अर्ज किया, हिस्टोरियन से कहा कि हमें मेल डोमिनेंस के व्यूज को बार बार ना सोच के हमें वुमेन्स के एक्सपीरियंस को भी इसमें इंक्लूड करना जरूरी है. थैंक्स टू हर एफर्ट, टॉपिक लाइक वुमेन्स एम्पावर, ये जो थी सिमोन डी बिहेवियर, जो भी प्रोनाउंसिएशन है, ये वुमन थी और इनके वजह से इतिहास में वुमन एम्पावरमेंट की बात हुई, वुमन एम्प्लॉयमेंट की बात हुई, मतलब वुमन अब काम कर सकती है. देयर रोल्स इन द ट्रेड यूनियन एंड देयर फैमिली लाइफ बिकेम पार्ट ऑफ द हिस्टोरिकल राइटिंग. हिस्टोरिकल राइटिंग में उनका भी जिक्र होना जरूरी है. तो भी फीमेल का रोल था, अलग अलग लेवल पे उनके बारे में भी लिखा जाना चाहिए. पॉलिटिकल साइंस शुरू होगा यहां से हमारा, ठीक है. द इलेक्शन कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द. इलेक्शन कमीशन कौन अपॉइंटेड करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है. इन महाराष्ट्र डैश सीट्स आर रिजर्व फॉर द वुमेन्स इन द लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन. 50% रिजर्व सीट होती है वुमेन की. इसके अंदर लोकल सेल्फ गवर्निंग में, मतलब 50% वहां पे महिला के लिए आरक्षण होता है, वहां पे महिला काम करती है. राइट टू इंफॉर्मेशन चैप्टर 1, बाय इलेक्शन चैप्टर 2. राइट टू इंफॉर्मेशन क्या होता है कि इट्स गिव इंडियन सिटीजन टू पावर टू एक्सेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, ट्रांसपेरेंसी द एडमिनिस्ट्रेशन. राइट टू इंफॉर्मेशन आपको राइट देता है, आप गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन को ले सकते हो, जिसके मदद से पीपल के बीच और गवर्नमेंट के बीच में ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे, हमें सरकार पे हमेशा भरोसा बना रहे. राइट टू इंफॉर्मेशन हेल्प टू क्रिएटिंग बेटर हार्मोनी बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल. आरटीआई के मदद से हम गवर्नमेंट के बीच में और लोगों के बीच में एक शांति हमेशा बनी रहती है, लोगों को हमेशा अपनी सरकार पे भरोसा रहता है. और इसको क्या होता है, जो सिटीजन होते हैं एम्पावर्ड मिलती है, उनको एक शक्ति मिलती है, उनको लगता है कि हमारा भी कुछ योगदान है, हमारी सरकार सुनेगी समय आने पे. It has made the government understand that it is the answerable to the people. गवर्नमेंट को, जो भी हमने गवर्नमेंट चुना है, अगर वो जीतने के बाद अपनी मनमानी करे तो गवर्नमेंट पे हम ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं. गवर्नमेंट हमारे क्वेश्चंस को आंसर करना उनको जरूरी है, बाध्य है. रिड्यूसिंग सीक्रेसी इन इट्स फंक्शन. दिस लॉ हैज मेड द गवर्नमेंट मोर ओपन एंड ट्रांसपेरेंट. और इसी लॉ के मदद से गवर्नमेंट ज्यादा ओपन होती है और ट्रांसपेरेंट हो जाती है. राइट टू इंफॉर्मेशन हर इंसान का अधिकार. बाय इलेक्शन. बाय इलेक्शन का मतलब क्या होता है कि लोकसभा, विधानसभा और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो होता है, कोई इंसान ने रिजाइन कर दिया या फिर उनका डेथ हो गया, तो उसके लिए इलेक्शन को वापस कंडक्ट किया जाता है, वो जगह को भरने के लिए. उसको कहते हैं वैकेंट सीट हो जाती है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं बाय इलेक्शन. तो बाय इलेक्शन कब होता है?
जब कोई अचानक से रिजाइन कर ले या फिर उस इंसान की डेथ हो जाए तो उसकी जगह पे वापस से जगह भरने के लिए वापस से वोटिंग की। ठीक है, लास्ट 2 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है और ये कौन सा क्वेश्चन है आप कमेंट करके बताना कौन से चैप्टर का। ठीक है, व्हाट इज मेंट बाय एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सोशल जस्टिस, ये हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे से रीड कर लेना। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सोशल जस्टिस मींस द रिमूविंग सोशल कंडीशंस दैट कॉज द इनजस्टिस एंड ensuring the equality and dignity of the individual। तो यहाँ पे व्हाट इज एस्टेब्लिश सोशल जस्टिस का मतलब क्या है, यहाँ पे सोशल कंडीशंस दैट कॉज द, हमें कुछ ऐसी चीजों को रिमूव करना पड़ेगा जो कुछ सोशल कंडीशंस है जिसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम होती है, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को प्रॉब्लम होती है और उसको क्या होता है, उस सोशल कंडीशन की वजह से उसको इनजस्टिस मिल सकता है, उसको हटाना जरूरी है। और एंश्योरिंग इक्वलिटी मतलब हर इंसान को समानता का अधिकार मिले, डिग्निटी के साथ वो सोसाइटी में रह पाए हर इंसान। ठीक है ना, तो यहाँ पे ध्यान रखना, द गोल इज टू एंड डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पे सोशल जस्टिस का मतलब क्या है कि भाई लोगों के बीच जो भेदभाव होता है उसको खत्म करना, बेस्ड ऑन द कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, रेस एंड प्रॉपर्टी, कि आप कहाँ पैदा हुए हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इंडिया के हर जगह पे रह सकते हो, आप कौन सी भाषा बोलते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका जेंडर क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके प्रॉपर्टी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, रेस का कोई फर्क नहीं पड़ता है, रिलीजन का कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको ऊपर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा सोशल जस्टिस के थ्रू। सोशल जस्टिस एम टू गिव इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू द डेवलपमेंट टू एवरीवन, हर इंसान को डेवलपमेंट होने का, आगे बढ़ने का सबको इक्वल राइट है, इंश्योरिंग इक्वलिटी ऑफ अ स्टेटस। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट है राइट द फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन के क्या काम होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रिपेयर अ वोटर लिस्ट, इलेक्शन कमीशन का काम होता है वोटर लिस्ट बनाना, क्यों, सो दैट कोई भी इंसान ऐसा हो जो एलिजिबल वोटर हो वही सिर्फ वोट कर सके, कोई भी एरा गेरा आके वोट ना करे। डिसाइड द इलेक्शन टाइम टेबल, इलेक्शन कब होगा उसका टाइम टेबल बनाना। स्क्रूटिनाइज कैंडिडेट एप्लीकेशन टू इंश्योर दे मीट्स द नेसेसरी रिक्वायरमेंट, जो भी कैंडिडेट खड़ा हो रहा है इलेक्शन में जो रिक्वायरमेंट है उसको समझना, क्या उसको बताना कि भाई तुम्हें लड़ने के लिए क्या क्या जरूरी है। कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन, अच्छे से इलेक्शन हो सके, कोई भी उसमें चकारी ना हो सके। बट रिकॉग्नाइज एंड डी रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज मतलब कौन सी पार्टीज पॉलिटिकल पार्टी और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को हमें रिकॉग्नाइज, देखो हर पार्टी को नहीं एक ये मिला रहता है कि भाई ये पार्टी है पॉलिटिकल पार्टी है क्योंकि उसके पास पर्टिकुलर नंबर ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, पर्टिकुलर नंबर ऑफ एमएलएज है, तो उसको पॉलिटिकल पार्टी को एज अ रिकॉग्नाइज किया जाता है। बट कुछ पार्टीज होती है जिनको पॉलिटिकल पार्टी रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता जब तक उनके पास एमएलए और एमपीज ना हो। रिजॉल्व इलेक्शन डिस्प्यूट एंड एड्रेस कंप्लीट रिलेशंस टू द इलेक्शन, कंप्लीट रिलेटेड टू द इलेक्शन, कंप्लेंट रिलेटेड टू द इलेक्शन मतलब यहाँ पे जो भी पॉलिटिकल पार्टी के बीच में झगड़े वगैरह हो जाते हैं उनको थोड़ा समझौता करना। और एड्रेस कंप्लेंट जो भी कोई इंसान अगर कंप्लेंट कर रहा है किसके रिलेटेड, इलेक्शंस के रिलेटेड, तो उस कंप्लेंट को एड्रेस करना मतलब उस कंप्लेंट के ऊपर कार्रवाई करना और जो भी फाइनल डिसीजन है वो लेना इलेक्शन कमीशन। तो ये इलेक्शन कमीशन। तो ऐसे करके हमने ये पूरा हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आप इस पूरे क्वेश्चन पेपर को अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो आपको ये पता होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन पेपर से आपको रिपीट होंगे और आप देखना एग्जाम देने के बाद आप जरूर कमेंट में आओगे। ठीक है, तो मुझे एग्जाम होने के बाद पक्का कमेंट करके आना। हमने ये 3 चैप्टर हिस्ट्री के और 2 चैप्टर पॉलिटिक्स के हम यहाँ पे कर। अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा है तो ये इसका आंसर कमेंट करो। मुझे पता है आप सभी को आता है बट कमेंट करोगे तो पता चलेगा कि आप वीडियो के एंड तक पहुंचने वाले हैं आप स्टूडेंट, क्योंकि बाकी स्टूडेंट को तो पता ही नहीं होगा मैंने एंड में क्या सवाल पूछा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।